नमस्कार, यह है संसद से सड़क तक का ताजा अंक और मैं हूं वर्तिका नंदा। आज हम आपके साथ बांटेंगे ऐसी कहानियां जो हाशिए पर होते हुए भी एक बड़ी शुरुआत की तरफ संकेत करती हैं। यह ऐसी युवतियां हैं जिन्होंने एक आम जिंदगी जीते हुए भी कुछ अलग सपने देखे और उन्हें पूरा किया। खुद यूनिसेफ ने 2 साल पहले जब इस अभियान को शुरू किया होगा तो शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत के कुछ राज्यों से चुनी हुई ये लड़कियां वाकई एक दिन इतनी बड़ी गर्ल स्टार्स बन जाएंगी। इन्हीं अनूठी गर्ल स्टार्स के नाम आज का संसद से सड़क तक। एक है किरण। बिहार की राजधानी पटना में उसकी कबाड़ की एक दुकान है। दुकान में पुराना सामान खरीदा बेचा जाता है और इसी पुराने सामान की रेलमपेल ने किरण की किस्मत चमका दी और उसे दी है एक अनूठी पहचान, एक अनूठा आत्मविश्वास। चाय का दुकान करते करते फिर मेरे मन में आया, सब कबाड़ वाला जो मेरे यहाँ से दूध का पन्नी उन्नी ले जाते थे, शीशा उसा जो गिलास फूट जाते थे, वो मतलब सोचे मैं कि ये लोग कीनते हैं तो ज़रूर इसको फ़ायदा होता होगा तब ना। तो वो लोग से मैंने बात किया तो वो बोली कि हाँ, चाय का बिजनेस से तो अच्छा है कि कबाड़ का बिजनेस करिए, एक जगह बैठिएगा। तो फिर मैं अपने घर में सास ससुर अपने पति से डिस्कस की कि क्या ये कर सकती हूँ कि नहीं, आप लोग मेरा मदद करिएगा कि नहीं। वो बोले आप करिए, आपको हो सकता है तो कर सकते हैं। ये अर्जुन है। अर्जुन कबाड़ इकट्ठा करता है। वो किरण के लिए काम करता है। किरण देवी की कबाड़ की दुकान बिहार के पटना जिले में है। और ये है राजू, एक रिक्शा चालक। इस रिक्शे की वजह से राजू अपनी परिवार की देखभाल कर सकता है और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है। ये सभी लोग किरण के लिए काम करते हैं। ये किरण देवी है, शिक्षित है, इसीलिए अपनी खुद की बिजनेस चला रही है। किरण की एक कबाड़ की दुकान है, 4 रिक्शे किराए पे चलाती है, गोबर के गोले बेचती है और साड़ियाँ भी। मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। मेरी दुकान मेरे घर में ही है, तो मैं दोनों को संभालती हूँ। पहले रिक्शा चालक रिक्शा लेने आते हैं, वो दिन भर की फेरी करते हैं। फिर ठेले वाले आते हैं, लोगों के घरों से कबाड़ खरीदने के लिए मैं उनको पैसे देती हूँ। इस बिजनेस से मुझे घर का काम और बच्चों की देखभाल करने का भी समय मिल जाता है। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पति शर्मीले हैं और हर काम में मेरा साथ देते हैं। वो ड्राइवर हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। और ये अंकित। ये मेरी सास है, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। और ये मेरे ससुर चाय पीते हैं और कबाड़ तोलते हैं। ये मेरी छोटी ननद डांसर बनना चाहती है, स्कूल जाना पसंद नहीं करती। मैंने उसे समझाया कि डांसर बनने के लिए भी स्कूल जाना कितना जरूरी है। यह है ओकील, मेरा सहायक। मेरे 4 रिक्शे हैं, रोज 20 रुपए के हिसाब से किराए पर देती हूँ। इस बिजनेस से हम सबका फायदा हुआ है। अब ईंट का पक्का घर बना लिए हैं, एक अलग कमरा भी बना लिया है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, जिंदगी बेहतर होती गई। कबाड़ की दुकान चलाने में मेरी शिक्षा बहुत काम आई। अब मैं बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन बिजनेस हमेशा आसान नहीं होता। आदमियों से लेन देन करते समय एक औरत को स्पष्ट बात करनी चाहिए। सीधे बात करो तो सीधे जवाब मिलते हैं। अरे कितने बोरे लोड हो गए हैं? इससे पहले मैं चाय की दुकान में काम करती थी, पर मेरा सपना था अपनी कबाड़ की दुकान खोलने का। सुना था निदान लोन देता है। मैंने निदान से लोन मांगा तो उन्होंने हाँ कर दिया। किरण देवी का फोन था, पैसे का व्यवस्था कर दी।
भर कबाड़ खरीदती और बेचती हूँ। मेरे सास ससुर मेरी बहुत मदद करते हैं। वकील कबाड़ को अलग अलग ढेरों में छांटता है ताकि मैं उन्हें अलग अलग फैक्ट्रियों में भेज सकूं। शिक्षित हूँ इसलिए हिसाब किताब समझती हूँ, कीमतों पर मैं कड़ी नजर रखती हूँ। थैला भेज दीजिए माँ। सही भाव होने पर ही ट्रक बुलवाती हूँ सामान को रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों तक ले जाने के लिए। देखो, गिनती आती है तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हूँ। इससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये बेकार का सामान नहीं है, इसमें बहुत पैसा है। लोग मेरी सास को भड़काते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। मुझे अपनी बहू पर बहुत नाज है। दूसरे आदमी लोग अपनी बीवी पे रोक टोक लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। किरण को आने से हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ मिलकर हम लोग तरक्की कर रहे हैं। शायद मैं भी एक दिन उसके बिजनेस के साथ शामिल हो जाऊं। हर इंसान के पास एक सपना होना चाहिए। मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ क्योंकि मैंने एक सपना देखा। झारखंड में एक आदिवासी लड़की थी लक्ष्मी रानी माझी। छोटी थी तो उसने सोचा कि वह करेगी तो सिर्फ तीरंदाजी। उसके आसपास के कुनबे ने यह जाना तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर मुखालिफ हवाओं का सामना किया और अब वह मजे से करती है तीरंदाजी और उसे अब सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरा देश जानने लगा है। हमारी ये कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से गांव बगुला से, जहां सिर्फ एक ही रेडियो था। लक्ष्मी के साथ भारत की ओलंपिक गोल्ड जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जो भी खबरें आती वो आती थी इसी रेडियो से। ये कहानी है मेरी पोती लक्ष्मी की, जो इतनी मशहूर हुई कि टीवी पे आने लगी और तब हमें भी एक टीवी लेना पड़ा। गांव में सिर्फ लड़के तीरंदाजी करते और लड़कियां दूर से उन्हें देखती। हम आदिवासी हैं और हमारे बच्चे हवा से दौड़ लगाते हैं। इन्हीं बच्चों के साथ दौड़ती थी मेरी लक्ष्मी। सब लड़कों को पीछे छोड़ती, लेकिन मैंने कभी सोचा न था कि दौड़ते दौड़ते वो सबसे आगे निकल जाएगी। मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और ओलंपिक में जीतना भी चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। लक्ष्मी के सपनों की शुरुआत हुई स्कूल से। ये आपका मौका है खुद को साबित करने का। हम एक टेस्ट लेंगे। एक दिन स्कूल में टाटा आर्चरी एकेडमी से कुछ लोग आए। वे उन छात्रों को चुनने आए थे जिनमें तीरंदाजी सीखने की चाह हो और साहस भी हो। तरह तरह के टेस्ट में पास होने के बाद ही छात्रों को चुना जाता है। मैं कर सकती हूँ। लक्ष्मी को अपना घर परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। एक अजनबी दुनिया में 4 साल के लिए हॉस्टल में रहना होगा। का ट्रेनिंग काफी कठिन है। यहाँ के बच्चे घंटों खड़े रह के प्रैक्टिस करते हैं। लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत की इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए। उसे घर की बहुत याद आती थी। हम भी उसे याद करते थे। हमने तो उसे सिर्फ स्कूल भेजा था। हमें क्या पता था कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। शिक्षा से ही एक साधारण खिलाड़ी विश्व विजेता बन सकती है। कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोते जागते उठते बैठते लक्ष्मी सिर्फ अपने खेल के बारे में ही सोचती। जीतने के लिए उसे कड़ी मेहनत, पौष्टिक खाना और लगन से पढ़ने की जरूरत थी। लक्ष्मी ने जान लगा दी। उसे जीत के जो दिखाना था। तुम कुछ नहीं कर सकती। जब सर ने मुझे डांटा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जीतने के लिए दिल, दिमाग और शरीर एक होना चाहिए। अपनी मंजिल और आपके बीच कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी लड़की इतनी आगे बढ़ेगी।
आखिरकार लक्ष्मी के सपने सच होने लगे। आज वो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। उसने कितने मेडल्स जीते, चीन में और मलेशिया में भी। और ये है 10वीं अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की विजेता लक्ष्मी रानी माझी। आज लक्ष्मी अपनी मेहनत की कमाई घर भेजती है। जो गांव वाले पहले उसे बुरा भला कहते थे, आज वो ही उसे टीवी पर देख गर्व महसूस करते हैं। लक्ष्मी रानी माझी भारत का एक उभरता सितारा। लक्ष्मी दीदी अगर स्कूल में नहीं पढ़ती तो उन्हें ये मौका कभी नहीं मिलता। शिक्षा के तहत ही हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। लक्ष्मी की कहानी आग की तरह फैल गई। अब हमारे गांव की लड़कियां सिर्फ देखती नहीं, तीर चलाती भी हैं। ये बहुत जरूरी है कि मेरी लक्ष्मी की तरह हर लड़की शिक्षा को अपना लक्ष्य बना ले। इससे न वो सिर्फ खेल में बल्कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकती है। टीवी आबादी के एक बड़े हिस्से को सपने दिखाता है और समाज से जोड़े रखने का काम करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद टीवी का हिस्सा बनने की अकुलाहट रखते हैं। झारखंड की ज्योति ने कुछ इसी अंदाज में तिनके अपने सपनों को हथेली में संजोया और बन गई एक न्यूज़ रीडर। ये तो बहुत कठिन सफ़र था हमारे लिए। जब मैं न्यूज़ रीडर बनी, आकस्मिक न्यूज़ रीडर हूँ वहाँ, तो सबने मुझे देखा टीवी पे, तो ये कहते कि जिसको हमने नहीं सोचा था जिस जगह मैं, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी उन लोगों का जो मुझे यहाँ तक, संसद भवन तक, जिसको आम लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, वो मुझे पहुँचाया है। एक तो पहले आप लोगों की भी, और गोइंग टू स्कूल के लिए। सही बात है कि होता है कि गांव घर में लोग बोला जाता है कि घर की दाल मुर्गी के बराबर होता है, तो ये बात सही भी है। मुझे बाहर के लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया, अपने घर तो थोड़ा बहुत प्रोत्साहित किए ही, लेकिन जब मैं न्यूज़ रीडर बनी, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है कि न्यूज़ रीडर बनी, उस समय लोग कहते हैं कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो आज करके दिखाई है। कठिनाई बहुत आई हमारे साथ, लेकिन मैं अपना जो मेहनत था, लगन था, कभी भूल नहीं पाई। एक बार की बात है, झारखंड के जंगलों के बीच एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ज्योति। ज्योति को गाना गाने का बहुत शौक था। जब लोग उसका गाना सुनते तो कहते, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। ज्योति मुस्कुराती और फिर गाने लगती। ये ज्योति की कहानी है। अफसोस कि ज्योति के माता पिता को उसके सपने पसंद नहीं थे। ज्योति के पिता इधर उधर के छोटे मोटे काम करते थे। उनकी ज्यादा आमदनी भी नहीं थी और उनकी अपनी ही समस्याएं थी। ज्योति को रेडियो पे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो जानती थी कि रेडियो के उस पार भी एक दुनिया है। फिर एक दिन ज्योति ने रेडियो पे सुना, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। ज्योति मुस्कुराई, मैं तो रांची जाना चाहती हूँ, और गुनगुनाने लगी, रेडियो के उस पार। स्कूल में ज्योति अपने सपनों के साथ झूमती, पर उसे मालूम था कि रेडियो पे गाने के लिए मीठी आवाज के साथ साथ अच्छी शिक्षा की भी जरूरत है। जिंदगी के दो मकसद थे, शिक्षा और एक संगीत। ऐसे सुन रखा था कि रांची में जाऊं और वहाँ अच्छी शिक्षा लूं और संगीत के लिए भी कुछ कर सकूं। मुझे एक खोज थी एक लेडीज वॉइस की। ज्योति ने कहा कि वो गाएगी इस पर, और हम लोग रिकॉर्डिंग किए। मैंने कहा कि बहुत पैसे तो नहीं दे पाएंगे, फिर भी वो तैयार हो गई। ज्योति को कई बार रेडियो में स्वर परीक्षा के लिए बुलाया जाता, पर उसका गाना पास ना होता। अभ्यास करने के लिए उसने ऑर्केस्ट्रा और लोक कलाकारों के साथ गाना शुरू कर दिया।
इस कमाई से ज्योति अपना खर्च निकालती और अपनी माँ को भी पैसे भेजती। पर ज्योति को रेडियो पर गाना था। स्वर परीक्षा और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के चक्कर के बाद ज्योति की आवाज रेडियो पर आई। आकाशवाणी का रांची केंद्र है। गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को ज्योति रोज का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो में आने के कुछ टिप्स। सही उच्चारण होना चाहिए, आवाज में कशिश होनी चाहिए और भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अब ज्योति टीवी पर आना चाहती थी तो उसने फिर से अर्जी भरी दूरदर्शन केंद्र में। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्योति रोज थी। टीवी पे आने की परीक्षा के बाद ज्योति टीवी पर समाचार पढ़ने लगी। रेडियो और टीवी में काफी अंतर है। रेडियो में केवल आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन टीवी में आप आवाजें और अपने आप को भी देख सकते हैं। ज्योति ने अपने सपने साकार किए क्योंकि वो स्कूल गई थी और क्योंकि उसके पास हुनर था। ज्योति अपने घर वापस आई ताकि गांव वाले भी उसकी खुशियों में शामिल हो सकें। On this beautiful Sunday, we all welcome you back home, Jyoti. God bless you. ज्योति के पिता अब शराब नहीं पीते और उनको तो ज्योति पर बहुत गर्व है। सबसे प्यारा गीत जिसे मैंने खुद तैयार किया है और अपना संगीत भी दिया है। नमो नमन, नमो नमन, आए हैं प्रभु तेरे शरण। आकाश ने अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ ऐसी ही युवतियों से। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी लड़की कृष्णा जब स्कूल जाती तो सोचती कितना अच्छा हो अगर भारत के सभी बच्चे कलम दवात से जुड़ जाएं। वह पूरे देश को नहीं बदल सकती थी, लेकिन बड़े होने पर बनी वह एक ऐसी टीचर जिस पर गर्व हो सभी को। मेरे शिक्षक बनने का मुकाम जब मैं 11वीं 12वीं पढ़ रही थी, उस समय साक्षरता अभियान चला था। उसमें मैंने काम किया ये उम्मीद से कि शायद मैं आगे पहुंच जाऊं। और धीरे धीरे जब 2 साल ये काम किए, इसके बाद फिर पढ़ना बढ़ना आंदोलन चला। उसमें मैंने 40 महिलाओं को रात में पढ़ाकर साक्षर किया और उनको मतलब दस्तखत करना, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सके क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे, तो दस्तखत कराना, 1-2 शब्द जैसे जोड़ के पढ़ाना, ये सब चीज़ उनको मैंने रात में पढ़ाया। इसके बाद मेरी नौकरी मतलब लग ही गई थी। 2-4 साल मैंने ऐसे ही काम किया। 2 साल प्राथमिक शाला में निःशुल्क सेवा की बच्चों के लिए, और इसके बाद फिर मेरी नौकरी लगी। परेशानी तो बहुत हुई मुझे भी क्योंकि 6 साल मैंने ऐसे ही निःशुल्क सेवा किया। एक समय की बात है, एक ऊंची सी पहाड़ी पर सुंदर सा गांव का नाम टिकड़िया। इस गांव में एक ओर हरे भरे खेत और दूसरी तरफ घने जंगल, और इस गांव में एक छोटा सा स्कूल। यही मिलेंगे हम, मैं और मेरी टीचर कृष्णा मैडम। कृष्णा मैडम, कृष्णा मैडम। एक समय था जब लड़कियां हमारे गांव में स्कूल नहीं जाती थीं, पर कृष्णा मैडम कुछ अलग ही थी। कृष्णा मैडम दुनिया बदलने का ख्वाब देखती।
कृष्णा मैडम बहुत निडर है। वो हमारी टीचर है और हमें कबड्डी खेलना सिखाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि अगर खुद पर यकीन हो तो अंदर का डर गायब हो जाता है। कृष्णा मैडम जहाँ भी जाती हैं, उनका कुत्ता मोती भी उनके साथ जाता है। मोती एक प्रकार से उनका दोस्त है। कृष्णा मैडम बताती हैं कि जब वो छोटी थी, सभी लड़कियों की तरह उन्हें भी अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता, खेतों पर और फिर घर पर। इसलिए गृह कार्य करने का समय नहीं मिलता। अक्सर मार के डर से छोटी कृष्णा स्कूल जाने से बहुत डरती और खेतों में जाकर छुप जाती। एक बार वो पकड़ी गई और बहुत पिटाई हुई। उनके पिताजी ने सोचा कि अगर वो गांव में रहेंगी तो पढ़ नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने उन्हें दूर लड़कियों के छात्रावास में डालने का फैसला किया। मैं अपने लड़की को इसलिए पढ़ाया कि वो पढ़ लिख करके होशियार हो और अपने भविष्य के बारे में खुद सोच सके। उन्होंने यह मन ही मन में ठान लिया था कि उन्हें टीचर ही बनना है। किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? हाँ, है ना? आज के बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए उनको पढ़ाना जरूरी है। ये कितने बिही हैं? 6। विवेक तुम्हें ये बिही दोनों को बराबर बांटना है। अपन 6 बिही को दो लोगों में कितना बांटे हैं? कितना कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। हम बच्चों की टीचर बनने में रुकावटें तो बहुत आई। गांव में एक आदमी है जिसने बहुत एतराज किया। वो कह रहा था कि अभी कृष्णा मैडम की भर्ती कर दी तो ठीक है, जब शादी होकर चली जाएगी तो यहाँ कौन पढ़ाएगा। इसलिए उनकी जगह एक लड़के को ही नौकरी देनी चाहिए। पर गांव वालों ने वोटिंग में उन्हीं का साथ दिया। कृष्णा मैडम शादी करने के लिए आसानी से नहीं मानी। उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया था कि वे अपने स्कूल और बच्चे छोड़कर नहीं जा सकती। गांव वालों का विश्वास कैसे तोड़ देती। आज वो अपनी ही नहीं, अपने घर वालों की जिम्मेदारियां भी उठा रही हैं। वो शनिवार को ससुराल जाती हैं और वहाँ घर का जो भी काम करना होता है वो रविवार तक निपटाकर सोमवार को टाइम पर स्कूल पहुँच जाती है। उनके लिए कठिन तो बहुत है और लोग बहुत सी बातें भी करते हैं, पर वो किसी की परवाह किए बिना ससुराल में भी समय देती हैं और स्कूल में भी। लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। आप स्कूल जाओ, पढ़ लिख कर आप लोग दुनिया को बदल सकते हो। मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी प्रमोशन हो, मैं और आगे बढ़ूँ, जिससे कि अच्छा काम करूँ और लोग मेरे काम से खुश रहें। पहाड़ों पर बिछी मखमली रोशनी, घने गद्देदार पेड़ और जिंदा रहने का आधार पेड़, सब सलामत रहें, यह संकल्प था सूर्यमणि भगत का। उसके लिए जंगल तीर्थ हैं और जंगलों को बचाए रखने की उसकी इसी जिद ने उसे एक अलग पहचान दी, सम्मान दिलाया। मैं जहाँ जन्म ली हूँ या मेरा पैदाइश जहाँ है या जिसको अपना आवास जहाँ से मैं आती हूँ, तो वहाँ मैं जंगल की रहने वाली हूँ। चारों ओर जंगल से घिरा मेरा गांव है और जंगल से होने के नाते मैं अपने आप को पर्यावरणविद नहीं मानती, क्योंकि सारा चीज़ हम लोग को जन्म एक जीविका का स्रोत रहा है। जन्म से मृत्यु तक जंगल पर आश्रय रहे हैं हमारे समाज के लोग। और ये मैं आदिवासी कम्युनिटी से आती हूँ, आदिवासी उरांव, और इस समुदाय में लड़कियों को रोकने का प्रयास तो नहीं करते, शिक्षा पर भी आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं, लेकिन कोई कोई घर से ऐसे कई परिस्थितियों के चलते लड़कियां पढ़ नहीं पाती है और उसके वजह से भी, लेकिन कुछ कुछ गांव समाज में तो ऐसे बोला जाता है कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए।
और लड़कियां आगे बढ़ के क्या करेंगी, उनको तो दूसरे का घर जाना है, इस तरह से। लेकिन मेरे साथ जो कठिनाई हुई इस तरह से है कि जब मैं इसे मेरा पढ़ाई हम ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लिए, उसी दौरान जब मैं ग्रेजुएशन में थी, शिक्षा के दौरान ही मैं कई आंदोलन से जुड़ी थी और अपना हक और अधिकार का लड़ाई के लिए लड़ते आ रहे हैं। जंगल पर हम ये नहीं चाहते कि जंगल सिर्फ पर्यावरण का नज़र से देखा जाए, क्योंकि और लोग हैं वो जंगल को पैसे की नज़र से देखते हैं, लेकिन हम आदिवासी उसको एक जीविका का स्रोत मानते हैं। और जंगल से कंदमूल, फल फूल, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे से जो पत्ते, दतवन, ये बेच के जो जीविका चलाते हैं, वो आज दिनों दिन खत्म हो जा रहा है। मेरा नाम सोनम है। मेरा गांव झारखंड में है। यहाँ लोग मुझे सूर्यमणि की छोटी बहन के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं मुझे भी अपनी सूर्यमणि दीदी की तरह बनना चाहिए। वे दीदी को बहुत चाहते हैं। आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी उनसे प्यार करने लगेंगे। सूर्यमणि दीदी एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। यही है मेरी सूर्यमणि दीदी। ये है मेरे जीजा जी विजय। दो लोग तुमसे मिलने आया है, जमीन का समस्या लेके। क्या हुआ? जीवन काका और उनके साथी सूर्यमणि दीदी से सलाह लेने आए हैं। उनकी जमीन छीनी जा रही है। लोग सोचते हैं कि जंगल सरकार का है, लेकिन सूर्यमणि ने लोगों को समझाया है कि जंगल उन्हीं का है और जंगल बचाओ आंदोलन का काम सूर्यमणि ने खुद शुरू किया है। हमारे लोग हजारों सालों से इन जंगलों में बसे हैं, पर आज हमें सरकार को सबूत के तौर पर कागज दिखाने पड़ते हैं। दीदी गांव वालों को उनकी जमीन उनके नाम करवाने में मदद करती हैं। दीदी हमेशा कहती हैं, अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो पढ़ना जरूरी है। जब सूर्यमणि दीदी ने तोरांग केंद्र की स्थापना की थी तो वो सिर्फ 23 साल की थी। ये केंद्र हम आदिवासियों की भाषा और संगीत को जिंदा रखने के लिए काम करता है। अपनी भाषा बचेगा, संस्कृति बचेगा, अपनी पहचान बचेगा, तब हम बचेंगे। और ये सारा कुछ जंगल के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। सूर्यमणि दीदी को तोरांग केंद्र चलाने के लिए हर महीने तनख्वाह मिलती है। अपने काम के लिए वो मलेशिया, पाकिस्तान और कई देशों के चक्कर लगा चुकी हैं। जब दीदी छोटी थी तब पिताजी की नौकरी चली गई। उन्हें काम की तलाश में शहर जाना पड़ा। खाने तक के पैसे नहीं थे। सूर्यमणि दीदी को स्कूल छोड़ना पड़ा, पर फिर उनकी मैडम ने उनका दाखिला हॉस्टल में करा दिया। उनकी फीस माफ कर दी गई। कॉलेज खत्म करने के बाद सूर्यमणि दीदी जंगल बचाओ आंदोलन में जुड़ गईं। काम के लिए विजय जी भी उनके साथ गांव-गांव घूमते। लोगों को ये बात पसंद ना आई। लड़की की सही जगह तो घर पर है, बाहर क्यों घूमती है? ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? पिताजी नहीं चाहते थे कि सूर्यमणि दीदी घर के बाहर काम करें। एक दिन जब दीदी बीमार पड़ी तो किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। विजय जी ने ही उनका इलाज करवाया। फिर शादी का प्रस्ताव खुद दीदी ने ही विजय जी के सामने रखा। हर रविवार को दूर-दूर से बच्चे दीदी के साथ जंगल में सैर करने आते हैं। इस पौधे का नाम है ईश्वर मूल जड़। ये लतर होता है, पूरा वो पेड़ में लिखा हुआ रहता है। जहाँ पे सांप काट दिया तो उसमें लगाया। अच्छा, महुआ कौन कौन देखा है? हाथ देखा। कटहल कौन कौन देखा? सूर्यमणि दीदी हम बच्चों को पेड़ पौधों की जानकारी देती हैं।
वो हमें समझाती हैं कि जंगल है तो जीवन है। दीदी हमेशा कहती हैं कि हमें आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए और पढ़ लिख कर अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। सभी छोटी छोटी लड़कियां और सभी छोटे छोटे लड़के बड़े होकर सूर्यमणि दीदी की तरह बनना चाहते हैं। आप और मैं, हम सब उनकी तरह बन सकते हैं अगर हम स्कूल जाएं। कठपुतलियों और रंगों के राज्य राजस्थान में एक युवती थी जो रोज घंटों पैदल सफर तय करके स्कूल पढ़ने जाती। उसके लिए पढ़ाई महज डिग्री पाने की चाहत नहीं थी, बल्कि अपनी जिंदगी के कैनवास पर मनचाहे रंग भरने की ताकत थी। इसलिए उसने पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र को ही चुना और बन गई एक पुलिस कांस्टेबल। सुनहरी रेत पर जब भी पैरों के निशान बनते हैं, लोग अक्सर उसके किस्से सुना करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटे से गांव में इन सूखे पेड़ों की छांव में रहती है भावरी। जब मैं छोटी थी और हमारे गांव में थाना था तो उनकी वर्दी देखती और मुझे भी वर्दी पहनने का बहुत शौक था। और किरण बेदी के बारे में पढ़ा तो मैंने सोचा मैं भी पुलिस में लगूंगी। भवरी सांसी समुदाय से है। इस समुदाय के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और दूसरे लोग उनको अलग नजरों से देखते हैं। भवरी को बहुत से सवाल सताते। उन्हें हमेशा अलग कुएं से पानी क्यों भरना पड़ता है, स्कूल में भेदभाव क्यों होता है और इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। भवरी का यह सपना था कि वो पढ़ लिख कर कुछ अलग कर दिखाए। कई दूसरी लड़कियों की तरह उसके रास्ते में भी पुराने रीति रिवाजों ने बाधाएं डाली। मेरी भी शादी जब मैं 2.5 साल की थी तब हुई थी। भवरी ने मन में ठान लिया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भवरी स्कूल में मन लगाकर पढ़ रही होती, वहीं उसका पति हीरा राम गांव की गलियों में खेल रहा होता। बच्चों, मैं भी पढ़ रही 10वीं कक्षा में तो 2 बार एक विषय में मेरी सप्लीमेंट्री आ गई थी और मैं बहुत ही उदास हुई थी। फिर मेरे पापा जी ने कहा आप दोबारा पढ़ाई करो, जरूर पास हो जाओगे। और मैं पास हो गई। और बच्चों, फेल भी हो जाओ तो आप निराश मत होना और पढ़ते रहना। मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत करती थी। मैं महिला डेस्क चलाती हूँ। भवरी महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकती है, बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करती है और रेड मारने के लिए जाती हूँ। भवरी के गांव वालों को बातें करने की आदत है। वो लोग नहीं समझते कि भवरी एक औरत होकर घर के लिए पैसा कमा कर लाती है और हीरा राम घर चलाता है। हीरा राम उनको समझाता है
जबकि घर के काम में हाथ बटाना आदमियों की भी जिम्मेदारी है। आखिर भवरी भी तो ड्यूटी के बाद घर का काम करती है और उसके सास ससुर भी उससे बहुत खुश हैं। मैं सोचती थी कि मैं दुनिया को तो समझ सकूंगी, अनपढ़ रहूंगी तो कुछ मेरे समझ में नहीं आएगा। और मेरा आप सभी को यही कहना है कि आप भी पढ़ाई करो। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही सशक्त युवतियों से। लड़कियां सक्षम हो, सशक्त हो और सुंदर भी, ये अरमान था रूपाली का। इसलिए उसने खोला एक ब्यूटी पार्लर और इस पार्लर ने उसे सिखाया कोई भी काम जब मन को आत्मविश्वास से सींच कर किया जाता है तो कामयाबी दूर नहीं रहती। जब तक वो खुद काम नहीं करती तब तक सेल्स नहीं हो पाते, और जब तक सेल्स नहीं हो पाते तब तक अपन फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से। और जब फिर अपन कुछ करने लगते हैं, सेल्स हो जाते हैं, तो किसी का इंटरफेयर भी मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं तुम ये मत करो वो मत करो। तो उस टाइप से बहुत हेल्प हो जाती है सेल्फ डिपेंड होने से लड़कियों को। तो लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, उन्हें कुछ भी करें वो, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लड़की ने कुछ ना कुछ करना चाहिए, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। रूबी दीदी मेरी प्रेरणा है। रूबी तो एक नाई का काम करती है। ये कहानी है एक चुलबुली, होशियार और आत्मनिर्भर लड़की की। ये है रूबी की रूप कथा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गुना में रहती है रूबी। उसका खुद का ब्यूटी पार्लर है, बहुत मशहूर है। रूबी का बचपन आम लड़कियों जैसा ही था। वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने पापा के साथ उनके गैराज में बिताती थी। उसे अच्छा लगता था रंगों के बीच खेलना कूदना, पढ़ना लिखना। गाड़ियों के रंग बदलते देख रूबी लोगों के चेहरे बदलने के सपने देखने लगी। पर सपनों को साकार करना इतना आसान नहीं। अचानक एक दिन उसके पापा गुजर गए। रूबी को अपने बचपन को अलविदा कहना पड़ा। वो अपनी माँ के साथ दादी के घर चली आई और घर खर्च की जिम्मेदारियों से जूझने लगी। अपना ब्यूटी पार्लर खोलना शुरू से ही रूबी का सपना था। बहुत छोटी थी तब से कहती थी मेरे को सीखना है, तो अपने आप ही अंदर से इंटरेस्ट था उसे। आसपास के लोगों ने उसके लिए क्या क्या बुरा भला न कहा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये काम तो नाइयों का होता है, नाई करते हैं कटिंग का काम, तो कि कुछ और काम नहीं मिला क्या तुम्हें करने के लिए, पार्लर का ही काम मिला करने के लिए। उसकी दादी की सोच ने हमेशा उसका साथ दिया। लड़की को अपना टाइम समझदारी से लेना चाहिए। वैसे ब्यूटी पार्लर खोलना रूबी की पहली लड़ाई नहीं थी। जब वो सीखने जाती थी तो हमारे गली मोहल्ले में लड़के ना ग्रुप में इकट्ठा हो जाते थे और उस पे कमेंट्स करते थे, तो फिर बोलती थी ध्यान मत दे यार। किसी की ऐसी वैसी बकबक से परेशान नहीं हुई रूबी। रूबी का दिन हाउसफुल सा रहता था। सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लेना, खाना बनाना, होमवर्क करना। नींद रूबी को पकड़ने की कोशिश में खुद ही थक जाती थी। बहुत परेशानियां आई। कभी कहते थे अगले महीने आना, अगले हफ्ते आना या मंडे को आना, तो आज साहब फील्ड में गए। तो कभी कहते कैश नहीं देंगे, चेक नहीं देंगे, करके उन्होंने लगभग हमें 11 महीने चक्कर लगवाए, तब जाके फाइनेंस किया। आखिरकार 12वीं की मार्कशीट के बल पर बैंक का लोन पास हुआ। अब शुरू हुआ इंतजार ग्राहकों का। एक तो इलाके का पहला ब्यूटी पार्लर, उस पर छोटी उम्र की रूबी। लोग भरोसा करते भी तो कैसे। फिर धीरे धीरे उसके अच्छे काम की चर्चा चारों ओर फैलने लगी
और लोगों की कतारें लगने लगी। रूबी खुले दिल से अपनी हंसी और समझ दूसरों में बांटती हैं। रूबी अब अपने इलाके में मशहूर है। रूबी बहुत बढ़िया लड़की है, पढ़ी लिखी होशियार, प्रतिभाशाली लड़की है। सब उसके गुण गाते हैं। किसी की शादी होती है तो लोग उसे याद करते हैं, पर क्या रूबी को शादी में दिलचस्पी है? मैं कोशिश तो ये करूंगी पूरी कि मैं आत्मनिर्भर रहूं, पति के भरोसे ना रहूं। रूबी के सपने इससे भी कहीं बड़े हैं। मेरी मार्केट में एक अच्छी दुकान हो, जगह अच्छी हो और उसमें फर्नीचर हो थोड़ा अच्छा, एसी वेसी हो, कंप्यूटर से जो कटिंग करते हैं वो हो और हेल्पर हो मेरे 2-3। रूबी ने घर खर्च को संभाला, माँ का इलाज करवाया, भाई की पढ़ाई और बहन की शादी करवाई। रूबी, मैं कब की आवाज दे रही थी, सुन नहीं रही है? क्या तू मेरे खड़ी है? रूबी का कहना है कि अगर हम पढ़े लिखे तो हम अपनी मुश्किलों का सामना समझदारी से कर सकते हैं। रूबी को मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। भला किसी को इस समझदार लड़की की खुशी खटक सकती है? इस हल्की फुल्की हंसी में कितनी आशाएं झलकती है। इसी देश में एक माधुरी भी है। उसके गांव की सड़कें बदहाल थीं, नल से पानी नदारद और बिजली गुल। उसने सोचा कि इन परेशानियों का निदान वह खुद क्यों ना निकाले, इसलिए वह बनी ग्राम प्रधान। आज उसके पास कामों की लंबी फहरिस्त है और फुर्सत का कोई नामो निशान नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, जात के थारू हूँ, उत्तर प्रदेशी हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ। ये है माधुरी, उत्तर प्रदेश के फकीरपुरी गांव की ग्राम प्रधान। आज माधुरी चली है दूसरे महिला प्रधानों से मिलने। सरकार ने हम औरतों के लिए 1/3 सीटें आरक्षण दी रखी है, लेकिन बहुत कम ही औरतें प्रधानी कर पाती हैं। पर हम तो एक औरत है, कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकती है। गांव के लड़कियों को स्कूल भेजो, यहीं से शुरुआत होगी। नमस्ते। रोड बहुत खराब रहा है। तो रोड खराब तो था, लेकिन माधुरी प्रधान जब से हुए हैं तब से ये रोड जो बनाया गया, तब रोड कितने अच्छे बन गया। नाली बन गया, तब से साफ हो गया गांव, हम लोगों का सफाई भी हो गया, जिंदगी भी सुधर गया। हमारे प्रधान जी का शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव है। हमारे थारू में लड़कियों से अधिक लड़कों को मानते हैं। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे 5 भाई स्कूल जाते थे, मेरे 3 बड़ी बहन घर के और खेतों की काम करती थी और मुझे स्कूल भेजा गया, पर सिर्फ 5वीं तक। चतुर माधुरी ने अपनी समस्या का हल ढूंढ ही निकाला। अपने दोस्तों की मदद से उसने मास्टर जी को अपने घर तक बुला लिया। रोज सुबह माधुरी अपने घर का काम झट से निपटा लेती है और चल पड़ती है स्कूल की ओर। घने जंगलों से गुजरकर मीलों दूर, और वो भी नंगे पैर। स्कूल में माधुरी 26 लड़कों में एक अकेली लड़की थी। मैं एक ही कपड़ा हर रोज पहनकर स्कूल जाती थी और वहाँ से आकर के उसे धुल करके सुखा देती थी। क्या करें, मेरे पास एक ही कपड़ा था। और फिर एक दिन अचानक उसकी आवाज दबा दी गई। उसके पापा ने उसका स्कूल जाना रुकवा दिया। माधुरी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने भूख हड़ताल कर दी। 8 दिन के बाद आखिर उसके पापा ने हार मान ही ली। माधुरी जानती थी कि स्कूल की फीस के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी।
और फिर उसने उधार पर सामान खरीदकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। माधुरी अब आत्मनिर्भर हो गई थी। माधुरी ने फैसला कर लिया कि वो अपने लोगों के लिए जरूर कुछ करेगी। गांव वाले ये चाहते थे कि माधुरी गांव की प्रधान बने और एक दिन 21 साल की माधुरी प्रधान बन ही गई। मतदान के दिन सारे गांव वाले बड़ी संख्या में अपनी माधुरी को जिताने अपने घरों से निकल पड़े। भारी बहुमत से माधुरी जीत गई। वो सरकार का एक छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। चुनाव जीतते ही पढ़ी लिखी माधुरी गांव के विकास और लोगों के अधिकार की लड़ाई में लग गई। अभी तो बहुत कार्य बाकी है। गांव में सड़कें बनवाना है, बिजली लाना है, खरंजा बनवाना है, नालियां बनवाना है और स्कूल बनवाना है। माधुरी के कार्य ही कहाँ खत्म हुआ है, ना ही खत्म होगा। शुरुआत छोटी ही सही, पर माधुरी के हौसले बुलंद हैं। अब जमाना आ गया है कंप्यूटर का, कीबोर्ड का और माउस का। इसे समझने में झांसी की संध्या को ज्यादा समय नहीं लगा। मजबूरी में उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, तब भी वह ये सबक पोटली में बांध कर ले आई कि कंप्यूटर नई सदी की सौगात है। ईमेल और गूगल से उसने अपने गांव के बच्चों में एक क्रांति ला दी। ये बच्चे अब कंप्यूटर की बदौलत पूरी दुनिया के पन्ने पलट रहे हैं। जाहिर है संध्या अब अपने परिवार की आंखों का तारा है और गांव वालों की आशा। पहले मैं दिल्ली में 2 दिन में जॉब्स के लिए आई और कंप्यूटर ना होने की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा 2-4 बार कि अब नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और सैलरी भी अच्छी थी 5-6 हज़ार के ऊपर। एक सिंपल लड़की के लिए 5-6 हज़ार रुपये सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। फिर मैं घर गई और मैंने मेरे पापा बोला कि मुझे कंप्यूटर करना, तो बोलते हैं अभी रुक के करिएगा ये वो। मैं बोला नहीं मुझे अभी करना है। फिर एक स्कूल में जॉब की, मैंने 500 रुपये सैलरी मिलती थी, जिससे 300-400 रुपये फीस जाती थी मेरी। 100 रुपये मेरा खर्चा। इस तरह से धीरे धीरे करके फिर उसी सेंटर में मैंने एक जॉब मिली मुझे काउंसलर की, वो किया मैंने और पूरी तरह अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी की। कंप्यूटर की कुंजियों पर मेरी उंगलियां जैसे ही पड़ती हैं, शब्द खुद ब खुद उभरने लगते हैं। मैंने जो लिखा है क्या आप सुनेंगे? झांसी के बबीना इलाके में एक लड़की रहती है। उसका नाम है संध्या। वो हम सबको कंप्यूटर सिखाती है। जब संध्या 8 साल की थी तो उसे और उसके भाई को स्कूल छोड़ना पड़ा। फैक्ट्री की कटौती में अन्य मजदूरों के साथ उनके पापा की नौकरी छीन ली गई। वो स्कूल की फीस नहीं भर पाए। छोटे मोटे काम करके किसी तरह उनके पापा ने छोटी सी दुकान खोल ली और बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। घर के हालात कुछ सुधरे, पर बचपन से ही संध्या सोचती कि जिंदगी सिर्फ 2 टाइम की रोटी जुटाने में गुजर ना जाए। इंटर का परिणाम निकलने से पहले ही संध्या नौकरी तलाशने लगी और एक दिन वो अपनी बुआ के पास दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब वो भी अपनी किस्मत आजमाने सैकड़ों की भीड़ में शामिल हो गई। स्टेशन पर कोई उसे लेने नहीं आया। वो खुद ही पता पूछते पूछते बुआ के घर पहुंच गई। रिश्तेदारों के भरोसे वो यहाँ आ तो गई, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। संध्या को एहसास हुआ कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो खुद। वो रोज अखबारों में नौकरी के इश्तिहार छांटती और जो उसे उचित लगता वहाँ वो पूछताछ करती। फोन पर बताए पते पर अपना बायोडाटा और प्रमाण पत्र लिए वो पहुँच जाती।
वो जहाँ भी जाती एक ही सवाल, क्या आप कंप्यूटर जानते हैं? क्या आप कंप्यूटर जानती हैं? क्या आप संध्या की अब समझ में आ गया कि आज के दौर में नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उपयोगी प्रशिक्षण लेना जरूरी है। संध्या को एक कंप्यूटर केंद्र का ध्यान आया जहां सिर्फ 350 रुपए माह में कंप्यूटर सिखाते हैं। झांसी पहुंचकर उसने वहां दाखिला लिया। संध्या की काबिलियत देखते हुए केंद्र के संचालक ने उसे कंप्यूटर टीचर बना दिया। अब संध्या को एक और ख्याल आया, क्यों ना वो अपना कंप्यूटर स्कूल खोल ले। उसने बैंक से संपर्क किया और उसकी 12वीं के मार्कशीट के बल पर उसे कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए कर्ज मिल गया। लोन के पैसों से संध्या ने अपना कंप्यूटर सेंटर अपने घर की छत पर खोल दिया। आस पड़ोस के सारे बच्चे कंप्यूटर सीखने आ गए। संध्या दीदी ने हमें ईमेल करना सिखाया। इंटरनेट पे जानकारी मिलती है जिससे हम अपडेट रहते हैं। संध्या दीदी का मानना है कि कंप्यूटर सीखने की असली जरूरत छोटे शहरों और गांव में रहने वाले बच्चों को है। मैं कंप्यूटर में बायोडाटा बना सकता हूं, जिसके द्वारा मुझे एक अच्छी नौकरी लग सकती है। मैं अपनी सहेली को ईमेल से चिट्ठी भेज सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हूँ। आज अगर संध्या दीदी नहीं होती तो मैं इस चूहे से डरती। जब मेरे बच्ची ने मुझे सलाह दी कि कंप्यूटर क्या होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों के बारे में, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपनी बच्ची को पूरा सपोर्ट, पूरी मदद करता हूँ और करता ही रहूँगा। हम चाहते हैं कि हमारी संध्या जैसी और लड़कियाँ भी कंप्यूटर की शिक्षा में आगे बढ़ें। संध्या सबसे प्यारी पोती है मेरी, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। वो अपने लिए नहीं सोचती है। रिश्ते तो कई हैं जो अच्छे से घूम सकते, लेकिन मैं नहीं मना करता क्योंकि मुझे अपने सेंटर को सबसे आगे ले जाना है। संध्या दीदी की जिंदगी कहानी से ज्यादा रोशनी की एक किरण है। कौन जाने मुझसे कितनी लड़कियों को एक नई दिशा मिल जाए। तो यह था आज का अंक। यह अंक उन युवतियों के नाम था जिनके पास सपने भी हैं और उन सपनों को साकार करने की भरपूर ताकत भी। इस अंक पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेज सकते हैं, संसद से सड़क तक @sansad.nic.in। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए विचारों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।